इंतखाबात के बाद गैर यकीनी की सूरत हाल से स्टॉक मार्केट के सरमायाकार घबराहट का शिकार हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी की लहर जारी है और 100 इंडेक्स 2300 से ज़ायद पॉइंट से कमी आई है। तस्दीक सियासत से ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक इशूज थे जिससे पैसे मिल सकते थे, वो इन्होंने गेम बिगाड़ दी कि चलो यार हमारे जीसीसी के मुमालिक वो हमें पैसे दे देते, वहां से अभी तक पैसे इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो लोग उलझे हुए हैं। उलझे किस में हुआ है? देखो ये छोटी चीज़ नहीं है। गाज़ा का मामला मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ये कर लेता कि अवाम ने उन्हें पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब मानसेरा से भी हार गए, लाहौर से भी हार गए। गाज़ा का मामला लंबी उलझाई है किसी ने और बड़ी प्लानिंग से उलझाई है, ठीक है ना। अब वो ऐसी उलझाई है बात कि अब वहां पर लगे रहेंगे और काफ़ी अरसा लगा रहे। देखो इन्होंने गाज़ा को छेड़ा है, ये साहिली पट्टी पे यानी वेस्ट बैंक पर नहीं आए। आम खबर से इस वक्त आपको आगाह करें, नून लीग और पीपल्स पार्टी में 2.5 साल हुकूमत के ऑप्शन मौजूद है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से मुखालफत का सामना है। की मजीद कोई वजहात सामने आई? ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्तेवार कारोबार का पहला रोज़ है। हम देख रहे हैं कि शदीद मंदी देखी जा रही है। जुमे वाले दिन भी बाजार में मंदी देखी गई, आज भी खासी मंदी नज़र आ रही है। वजह यह बनी है कि सियासी माहौल जिस तरह गर्म है, जोड़ तोड़ की सियासत उरूज के ऊपर है। कौन सी हुकूमत बनेगी, सरमायाकार अभी भी मार्केट में बेचैनी का शिकार हैं, जिसकी वजह से अपनी पोजीशन ऑफलोड कर रहे हैं। हमने देखा कि 100 इंडेक्स तकरीबन 2300 पॉइंट्स गिरावट के बाद जो है वो इसने जो है तकरीबन जो है 60,000 और 600 का जो है वो लो बनाया है। जबकि वॉल्यूम्स की बात की जाए तो खासी बेहतर वॉल्यूम्स है मार्केट में। तो मार्केट के तज्ज़ियाकार हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह आज वेटीज वाले इंडेक्स वाले जो है शेयर्स जो है हम देख रहे हैं कि नीचे के लॉक के ऊपर हैं, जिसमें पीपीएल हो गया, ओजीडीसीएल हो गया, और ये लॉक के ऊपर जो है सेलर भी खासा मौजूद है। तो लगता नहीं है कि लगता यही है कि कल भी मार्केट में दबाव की कैफियत जारी रह सकती है। और मार्केट के तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि जब तक जो है गवर्नमेंट फाइनलाइज नहीं होती, IMF से डील का मामला है, अब IMF ने कह दिया है कि वो जो नई गवर्नमेंट बनेगी उससे ही मुज़ाकरात करेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर सरमायाकारों के खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो लगता यही है कि मंदी का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ मज़ीद जारी रह सकता है। ये भी एक गेम है पूरी। अब गाजा में कशीदगी हो, किसी को परवाह नहीं, क्योंकि जो होली साइट्स ज्यादा हैं वो हैं वेस्ट बैंक में। वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स, मुझे अभी बता रहे हैं कि 1500 पॉइंट से ज्यादा गिर गई है। वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स से मैं ये पूछना चाहता हूं कि यार वजीर आजम कौन बनेगा तो तुम मार्केट चढ़ाओगे? सारे वजीर आजम एक ही बराबर होंगे? कौन सी ऐसी सियासी जमात है, हाजी गनी उस्मान साहब आपकी तरफ आ रहा हूं मैं, कि जिसके आ जाने से कोई मार्केट चढ़ जाएगी? मुझे तो नहीं पता। हाँ, IMF की शराइत अपनी जगह रहेंगी। इंटरेस्ट रेट आप लोगों के जो सारे आपने बाबू रखे हुए हैं, सारे वो जो बर्गर बाबू आपने रखे, माजरत के साथ बुरा ना मानना, जो आप लोगों ने मुलाजमत पे रखे होते हैं उनको आप ही बताते हैं क्या लिखना है उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट में। वो जो लगे हुए हैं कि जी इंटरेस्ट रेट गिरेगा, पिछले 6 महीने से इंटरेस्ट रेट तो अपनी जगह कायम है। IMF तो कह रहा है महंगाई बढ़ गई तो आपको बैनुल-अक़वामी उसूलों के तहत चलना पड़ेगा, यानी कि बढ़ाना भी पड़ेगा। डॉलर अभी आपने रोका हुआ था, वो आपकी जो भी थी वो तो अब डॉलर तो अब नहीं अटकेगा। और हमने एक चीज़ सुनी थी कि इद्दत पूरा हो जाने के बाद फिर खामन की जिम्मेदारी भी ख़त्म और जिसको आपने छोड़ दिया उसकी जिम्मेदारी भी ख़त्म। तो बात यह कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन करवा देती है तो एक तरह से इद्दत ख़त्म हो गई। अब डॉलर जाने, मार्केट जाने। तो अब आप क्या कहेंगे, क्या इलेक्शन का नतीजा कुछ भी आए, आपकी मार्केट किस तरह चढ़ेगी? जी देखिए, जैसे अली आपने कहा ना कि जो भी आ जाता स्टॉक एक्सचेंज एक दिन में तो ठीक नहीं हो सकती। आपकी बात ये भी 100% करेक्ट है कि जो भी आ जाए प्राइम मिनिस्टर, ना बिजली के बिल कम हो सकते हैं, ना गैस के बिल कम हो सकते हैं, ना पेट्रोल की प्राइस कम हो सकती है। जो भी आ जाए आप IMF के साथ ही चलना पड़ेगा। IMF के बगैर आप चल नहीं सकते। और आने वाले वक्त में IMF का जो भी मसले मसाइल है और पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट और पाकिस्तान के होम रेमिटेंस और पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल में जो डिफरेंस है, वो इतना आसान कोई भी हुकूमत आ जाए तितर बटेर आएंगे। एक ये कहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, एक कहेगा वो बनूं, और अब तो ये बातें भी हो रही है कि 2.5 साल के लिए मैं बनूं और 2 साल के लिए तुम बनो। तो मेरे ख्याल में ये स्टेबिलिटी नहीं है। और एक ही पार्टी को जो आवाम ने
अवाम ने जो एक पार्टी को सपोर्ट किया है, जिसे आप आज़ाद पार्टी कहते हैं, कि उनके आज़ाद मेंबर खड़े हुए हैं, उनकी भी बड़ी मेजॉरिटी है, 93 लोग इस वक्त है। और बकाया मैं जो सुन रहा हूँ कि माशाल्लाह फॉर्म 45, मेरा एक 100% एक ओपिनियन है कि आप अगर जो फॉर्म 45 के अगर जो आपके एक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 या 400 अगर जो सेंटर है और वहाँ से फॉर्म 45 आपको मिले और वो 45 का टोटल फॉर्म 47 में जाता है, तो वो टोटल में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक वोट का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अली इस वक्त मुल्क बड़ा क्राइसिस में है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि बेयकीनी की सूरत हाल रहेगी जब तक कि कंसोलिडेट नहीं हो जाता। और आप क्योंकि इन चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, इलेक्शनरिंग के सिस्टम को, तो ये जो बात आपने कह दी इससे तो और बेचैनी और बेयकीनी फैलेगी, और जो कोई इलेक्ट भी हो गया वो भी अगर मगर पे ही रहेगा। जिस दिन अगर मगर के अंदर आप वाली बात सही निकली और थैलियाँ खुली, फॉर्म 45 आए, 47 आए, फिर वहीं खड़े हो जाएंगे हम। सही बोल रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल 100%। देखिए ना अली, मेन वजह क्या है कि हम लोग अभी भी देखिए ना, अभी माशाल्लाह ये बात अच्छी हुई है कि अब जो हमारी नई जनरेशन है ना, आपने देखा होगा, मैं भी वोट देने गया था, मैं अपने बहन जो है 90 साल की है उसको भी साथ ले गया था, उसने भी एक पार्टी को वोट दिया। नो डाउट कि वो उसने अपना मर्ज़ी से वोट दिया, मैंने अपनी मर्ज़ी से दिया। तो लिहाजा वोट की अहमियत है, वोट की कीमत है। नो डाउट कि पाकिस्तान में वोट खरीदे भी जाते हैं, पाकिस्तान में सीटें भी और उसके बाद उनमें आप अंदाज़ा करें कि वो अपने आप को कई दफ़ा उन्होंने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो मुझे तो हैरान हूँ कि कोई शख्स खुद को भी इतना बड़ा धोखा दे सकता है, अपने साथ भी कोई इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर सकता है। और फिर आज राना साहब आपने कहा वो लाहौर से भी हार गए, मैं नहीं समझ पाया। लाहौर से तो वो तो मानसेरा से हारे हुए हैं, लाहौर से तो वो जीते हैं, गो के उनकी जीत को आप चैलेंज कर रहे हैं, तस्लीम नहीं कर रहे जी। अभी खुलवा लें ना, 100 जो 45 फार्म है वो निकलवा लें, आपको पता चल जाएगा। मैं 130 में रहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों ने किस तरह उन्हें रिजेक्ट किया है। और फिर उसके बाद ये है कि आज इरफान कादर को जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया, तो वोट को इज्जत दो सिर्फ एक नारा है। अवामी मैंडेट की तौहीन और इस तरह डकैती, फिर खड़े होकर तस्वीरें बनवाना मुस्कुराते हुए, हमें थोड़ी सी कुछ शर्म महसूस नहीं होती? को हमारे अंदर कोई कहीं है कोई बंदा जो हमें ये शर्म दिलाए कि हम अपने आप को कौम के रहनुमा बताते हैं? ये रहनुमाई है कि आपने पीटीआई के एक कैंडिडेट को अपने साथ मिलाया, वो रात से गायब था, और उसके बाद तस्वीरें आप मीडिया में दे रहे हैं जैसे आपने कोई शेर का शिकार किया है और कोई जो जाके सुंदरबन के जंगलों के अंदर को शिकार करके आए। तो ये सारा इतना अफसोसनाक है सीन। इंटरनेशनल को मीडिया को देख लें, डेविड कैमरोन को सुन लें, अमेरिका की वजारत खारजा के तर्जुमान को सुन लें, यूरोपीय यूनियन को सुन लें, पूरी दुनिया थू थू कर रही है आप पे। और मैं हैरान हूँ इस निज़ाम के ऊपर, जिसमें निज़ाम मुसलसल अवामी मैंडेट को ये कह रहा है कि तुम्हारी हैसियत औकात कोई नहीं है। ये जो 4-5 कब्ज़ा ग्रुप हैं सियासत के, इन्होंने ही हुकूमतें बनानी है, इन्होंने ही हुकूमतें चलानी है। आपने एक जमात को उसके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, उसको मार मार के अदमुआ कर दिया। उसकी बी टीम ने मैदान में आके, जिनके नाम भी कोई नहीं जानता था, गोहर को कौन जानता था, मरवत को कौन जानता था, उन्होंने आपको एक इबरतनाक शिकस्त दे दी। इसके बावजूद आप अपने आप को जमहूरियत के बेताज बादशाह बने बैठे हैं। को थोड़ी सी बंदे के अंदर ग्रेस होती है, खलाकियात होती है। मुझे तो ऐसा लगता है ये खलाकियात से आरी लोग हैं, इन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं है कि दुनिया मजाक उड़ा रही है, कुछ भी कर रही है। बिल्कुल सही। हम सिर्फ अपनी हुकूमत के साथ चिपका रहना चाहते हैं क्योंकि उनका कारोबार है।